आइए बच्चों, अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7.6। फाइंड द कंपोनेंट्स along the x, y and z axis of the angular momentum L। ये यहाँ पे L होना चाहिए, मैं इसे कैपिटल L कर देता हूं इस तरह से। एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L of a particle whose position vector is r with components x, y, z and momentum is p with components px, py and pz. Show that if the particle moves only in xy plane, the angular momentum has only z component. In short, यहां पे आपको कहा है कि पोजीशन वेक्टर r के कंपोनेंट्स x, y, z है, मोमेंटम p के कंपोनेंट px, py, pz है, तो आपको l के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, एंगुलर मोमेंटम l के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं और प्रूव करना है कि अगर मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रही है तो ऐसे में एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ z कंपोनेंट बचेगा। चलिए, सबसे पहले तो यहां पे पोजीशन वेक्टर r इजकल टू एक्स कैरेट आई प्लस वाई कैरेट जे प्लस जेड कैरेट के हो जाएगा और मोमेंटम जो है मोमेंटम p इजकल टू पी एक्स कैरेट आई प्लस पी वाई कैरेट जे प्लस पी जेड कैरेट के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन हमें पता है, एंगुलर मोमेंटम L इजकल टू आर क्रॉस पी होता है, राइट, वेक्टर फॉर्म में। अब क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटरमिनेंट फॉर्म लेना आसान रहेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ कैरेट आई कैरेट जे कैरेट के और फिर वेक्टर आर के कंपोनेंट एक्स वाई जेड और बाद में वेक्टर पी के कंपोनेंट पी एक्स पी वाई और पी जेड। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें वेक्टर एल इजकल टू सबसे पहले मिलेगा कैरेट आई इंटू ब्रैकेट वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, इसके बाद माइनस कैरेट जे इंटू ब्रैकेट एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स और फाइनली प्लस कैरेट के इंटू ब्रैकेट एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, इसे हम अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई कैरेट आई। अब यहाँ पे ये कैरेट जे के साथ जो माइनस है इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो अब हम लिख सकते हैं प्लस इंटू ब्रैकेट जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड कैरेट जे और फाइनली लास्ट टर्म एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स कैरेट के। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल का इक्वेशन। ऑब्वियस सी बात है कि ये वेक्टर एल का एक्स कंपोनेंट है, ये उसका वाई कंपोनेंट है और ये जेड कंपोनेंट है। तो मैं अब लिख सकता हूं सो द एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल एक्स इज वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। वाई कंपोनेंट एल वाई इजकल टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड और जेड कंपोनेंट हो जाएगा एल जेड इजकल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो इस तरह से ये तीनों हमें एंगुलर मोमेंटम के एक्स वाई और जेड कंपोनेंट मिल जाते हैं। ये हमारा पहला आंसर है।
इसे मैं ब्रैकेट कर लेता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको कहा है कि अगर मोशन, पार्टिकल की मोशन सिर्फ एक्स वाई प्लेन में हो रही है, मीन्स इफ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन ओनली, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि पोजीशन वेक्टर आर का जो जेड कंपोनेंट है, यानी कि जेड, वो जीरो हो जाएगा। और दूसरी बात कि मोमेंटम का जो जेड कंपोनेंट है पी जेड, वो भी जीरो हो जाएगा। जरा इसे समझिए, अगर मोशन एक्स वाई प्लेन में ही हो रही है तो पार्टिकल सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है, तो वो जेड डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता, यानी कि जेड इजकल टू जीरो हो जाएगा। और क्योंकि मोशन एक्स वाई प्लेन में है तो मोमेंटम, वेलोसिटी, सब कुछ एक्स वाई प्लेन के अंदर ही रहेगी, राइट। तो ऐसे में जेड डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं हो सकती, यानी कि पी जेड इजकल टू जीरो हो जाएगा। अब इससे एंगुलर मोमेंटम के इन तीनों कंपोनेंट्स में क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। दस एल एक्स की पहले बात करते हैं। अब देखिए, एल एक्स का इक्वेशन देखिए, यहां पे है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब पी जेड और जेड दोनों ही जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एल एक्स इजकल टू जीरो हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एल एक्स इजकल टू जीरो। अब एल वाई देखिए, एल वाई का इक्वेशन है जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। तो यहां भी जेड और पी जेड है, तो ये दोनों तो जीरो है, तो एल वाई भी जीरो हो जाएगा। और फाइनली एल जेड की अगर हम बात करें तो एल जेड देखिए, यह है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। यहां पे जेड या पी जेड नहीं है, तो ये टर्म ऐसे ही रहेगी, यानी कि ये हो जाएगी एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। यानी कि एंगुलर मोमेंटम का ये कंपोनेंट, यानी कि एल जेड कंपोनेंट, ये जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब मोशन सिर्फ एक्स वाई प्लेन में हो रही है तो ऐसे में एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ जेड कंपोनेंट ही मिलेगा, ये दोनों कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं दैट हियर एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली जेड कंपोनेंट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 7.7। टू पार्टिकल्स each of mass small m and speed v travel in opposite directions along parallel lines separated by a distance small d. Show that the angular momentum vector of the two particle system is the same whatever be the point about which the angular momentum is taken. चलिए इस क्वेश्चन को इस फिगर से समझाता हूं। देखिए, यहां पे है ये पार्टिकल P1 और यहां पे ये पार्टिकल P2। ये दोनों पार्टिकल सेम मास के हैं, यानी कि इनका मास m है। दोनों की स्पीड सेम है v, लेकिन दोनों की स्पीड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। आप देख रहे हो कि ये P1 पार्टिकल राइट साइड में v वेलोसिटी से जा रहा है और P2 पार्टिकल लेफ्ट साइड में माइनस v वेलोसिटी से जा रहा है। इन दोनों की जो मोशन हो रही है वो इस पैरेलल लाइन के ऊपर हो रही है। ठीक है, और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। ऑलराइट, अब ये कोई एक रेफरेंस पॉइंट है O। यहां से इस पार्टिकल P1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर R1। मान लीजिए ये है वेक्टर R1, और इस दूसरे पार्टिकल P2 का इसी रेफरेंस पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए कि है वेक्टर R2। यह है वेक्टर R2। तो आपको ये पूछा गया है कि ऐसा प्रूव कीजिए कि इस रेफरेंस पॉइंट को कहीं भी रखा जाए तो भी इस पूरे सिस्टम की जो एंगुलर मोमेंटम होगी, यानी कि पार्टिकल P1 की एंगुलर मोमेंटम प्लस पार्टिकल P2 की जो एंगुलर मोमेंटम है, इन दोनों का वेक्टर सम जो होगा वो हर एक हाल में सेम ही रहेगा। यानी कि आप ये रेफरेंस पॉइंट की जगह बदल दीजिए, यहां पे ले लीजिए या यहां पे ले लीजिए, तो भी इस पूरी सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो बदलेगा नहीं। ऐसा प्रूव करना है।
अब सबसे पहले देखिए कि ये जो पोजीशन वेक्टर है r1, उसकी डायरेक्शन इस वेलोसिटी v के साथ θ1 एंगल बना रही है, ठीक है। और इसी तरह से यहां पे ये जो पोजीशन वेक्टर है r2, वो इस वेलोसिटी वेक्टर -v के साथ θ2 एंगल बना रही है। अब आप देख पा रहे हो कि यहां पे आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो ऑब्वियस सी बात है कि θ1 बनेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये एंगल भी बनेगा θ1। इसी तरह से इस तरफ आपको जो ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, यहां पे ये एंगल जो बनेगा वो भी θ2 बनेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये अंदर का जो एंगल है वो बनेगा θ2, ठीक है। अब समझिए, यहां पे ये जो डिस्टेंस है OA, ये डिस्टेंस इस राइट एंगल ट्राइंगल की अपोजिट साइड है। अब अपोजिट साइड यानी कि हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड OA इजकल टू हाइपोटेन्यूस कितना है यहाँ पे R1 इंटू साइन θ1, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ये राइट एंगल ट्राइंगल देखिए तो ये है एंगल θ2 और ये OB जो है वो उसकी अपोजिट साइड है, तो यहां भी अपोजिट साइड OB इजकल टू हाइपोटेनियस यानी कि R2 इंटू साइन θ2 आएगा, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। आप जानते हो कि एंगुलर मोमेंटम L इजकल टू R क्रॉस P होता है, P यानी कि मोमेंटम, तो उसे हम L इजकल टू R क्रॉस mv भी ले सकते हैं, ठीक है ना। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल P1 and P2 will be like L1 इजकल टू R1 क्रॉस mv and L2 इजकल टू R2 क्रॉस m माइनस v, है ना। ये दूसरा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके लिए माइनस v लेना पड़ेगा। अब इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, L1 इजकल टू R1 mv साइन θ1, और ये L2 को मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लिख सकते हैं L2 इजकल टू माइनस R2 mv and sin θ2. So now angular momentum of the whole system will be L is equal to L1 plus L2. That means we can write here m and v will be common and the remaining term will be R1 sin θ1 minus R2 sin θ2. Alright, this is the total angular momentum, or say the angular momentum of the system. Now look, this R1 sin θ1 is OA and R2 sin θ2 is OB. That means we can write L is equal to mv, here is OA minus OB. But look in this figure, ये OA और OB का सब्ट्रैक्शन D जितना हो जाएगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज MVD. So the angular momentum of system is MVD. Now you can see clearly that this is going to be constant because here M, V and D all are constant. That means angular momentum is constant. You can see here the magnitude of angular momentum, that is L is equal to mvd, doesn't depend on the reference point O where you take it. Means if you take this reference point O somewhere else, here or something, then obviously the position vector R1 and R2 will change. But in this equation there is no R1 and R2. That's why the position of this reference point doesn't affect the magnitude of this angular momentum, right? अब बात करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम L की डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी कि नहीं।
अब देखिए यहाँ पे ये वेक्टर L1 और वेक्टर L2 ये दोनों ही R और MV के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहे हैं, राइट। यानी कि L1 और L2 की डायरेक्शन R और V से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी, यानी कि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में L1 और L2 की डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है L, उसकी डायरेक्शन भी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रहेगी। तो सीधी सी बात है कि अगर हम ये रेफरेंस पॉइंट O कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट भी कर लें तो भी एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ही रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रह रही है। तो अब हम कह सकते हैं दैट द डायरेक्शन and the magnitude of angular momentum L, that means the resultant angular momentum of the whole system, will remain constant whatever be the point of reference, means whatever be the point O, right। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 7.8। A non-uniform bar of weight W is suspended at rest by two strings of negligible weight as shown in the figure। देखिए यहां पे आपको इस फिगर में ये एक रॉड दिया है, ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, इसलिए इसका वेट यहां पे सेंटर पे नहीं लेकिन थोड़ा सा साइड में दिखाया हुआ है। तो इसका वेट ऐसे नीचे की ओर है W, और इसे दो निग्लिजिबल वेट वाली स्ट्रिंग से ऐसे लटकाया हुआ है, ठीक है। यहां पे आप देख पा रहे हो कि एंगल है 36.9 और यहां पे एंगल है 53.1। इस रॉड की लेंथ है 2 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। The angles made by the strings with the vertical are 36.9 degree and 53.1 degree respectively. The bar is 2 meter long. Calculate the distance d of the center of gravity of the bar from the left end. यानी कि यहां से इस लेफ्ट एंड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे आएगी, जहां से ये W दिखा है वहां पे आएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी G, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए ये डिस्टेंस यहां पे दिखाया हुआ है D करके, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो इस रॉड के दोनों एंड को नाम दे देते हैं। पहला एंड A और जो दूसरा एंड है उसे कह देते हैं B, ठीक है। अब इन दोनों ही एंड पे जो स्ट्रिंग बांधी है, स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा, तो वो टेंशन मैं यहां पे शो कर देता हूं। यहां पे आएगा टेंशन T1 और इसी तरह से ये जो दूसरी स्ट्रिंग है इसमें ये आ जाएगा टेंशन T2। अब इस टेंशन T1 के दोनों कंपोनेंट्स मैं यहां पे शो कर देता हूं इस तरह से, राइट। देखिए यहां पे ये जो एंगल है वो 36.9 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंपोनेंट हो जाएगा T1 cos 36.9 डिग्री, और इसी तरह से ये दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा T1 sin 36.9 डिग्री, राइट। अब इसी तरह से हम T2 के भी दो कंपोनेंट शो कर देते हैं। देखिए ये हो जाते हैं दो कंपोनेंट, यहां पे ये एंगल 53.1 डिग्री हो जाएगा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos 53.1 डिग्री, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा T2 sin 53.1 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इस रॉड के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस आ गए, ये T1, T2 और ये W। इसके अलावा यहां पे और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। अब यहां पे आपको कह दिया है कि ये रॉड रेस्ट पे है, यानी कि इसमें लीनियर इक्विलिब्रियम भी है, यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, और साथ ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है।
अब क्योंकि इसमें लीनियर इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो दो फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में ये तीन फोर्स लग रहे हैं, तो इसमें भी ये ऊपर लगने वाले फोर्सेस का समेशन ये नीचे लगने वाले फोर्स W जितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं। पहला लिख लेते हैं हम, ड्यू टू लीनियर इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी कैन से दैट T1 sin 36.9 degree is equal to T2 sin 53.1 डिग्री। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। सेम वे, ड्यू टू लीनियर इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन वी कैन राइट दैट T1 cos 36.9 degree plus T2 cos 53.1 degree is equal to the downward force W। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब जैसे कि आगे हमने कहा यहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। सो ड्यू टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, देखिए ये है पॉइंट ए, तो इस पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम है ऐसा कहें तो पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में सारे टॉर्क्स का समेशन 0 होगा। यहां पे आप जानते हो कि जो टॉर्क इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा वो टॉर्क पॉजिटिव लिया जाता है, और जो टॉर्क इस रॉड को क्लॉकवाइज घुमाएगा वो टॉर्क नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहां पे ए की रिस्पेक्ट में लगने वाले सारे टॉर्क्स का समेशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये फोर्स देखिए, ये फोर्स ऑलरेडी पॉइंट ए के ऊपर लग रहा है तो इससे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये फोर्स भी पॉइंट ए पे ही लग रहा है तो इससे भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अब ये जो W फोर्स है वो पॉइंट ए से D डिस्टेंस पे है, और ये फोर्स W इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्टेंस D के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो इससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पे फोर्स है W और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D। दूसरी बात कि ये जो फोर्स W ऐसे नीचे की ओर लग रहा है उसकी वजह से A के रिस्पेक्ट में इस रॉड को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये टॉर्क मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नेगेटिव फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि W इनटू D। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फोर्स लग रहा है T2 cos 53.1, इससे भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यहां भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेंगे तो फोर्स है T2 cos 53.1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आप देख पा रहे हो यहां पे 2 मीटर। दूसरा, इस फोर्स से इस रॉड को ए की रिस्पेक्ट में जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क इसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये टॉर्क हम पॉजिटिव लेंगे। तो अब मैं लिख देता हूं पॉजिटिव प्लस करके, और फोर्स कितना है यहां पे T2 cos 53.1 एंड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस दैट इज 2 मीटर। ठीक है, अब इस फोर्स की बात करते हैं T2 sin 53.1। देखिए इससे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये फोर्स ऑलरेडी ए की डायरेक्शन में ही लग रहा है, राइट। यानी कि ये जो फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑलरेडी पॉइंट ए से पास हो रही है, तो ऐसे में इससे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अब मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम W को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो W इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 2 T2 cos 53.1 डिग्री डिवाइड बाय D। ठीक है, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। चलिए, तो अब इन तीनों इक्वेशन से
हम हमारा सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही W के इक्वेशन है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब अगर हम 2 और 3 को कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन ऐसे हो जाएगा T1 cos 36.9 प्लस T2 cos 53.1 इज इक्वल टू 2T2 cos 53.1 डिवाइड बाय D। ठीक है, अब यहां से इस T2 cos 53.1 को मैं लेफ्ट साइड के दोनों ही टर्म्स के डिनोमिनेटर में ले लेता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, यहां पे आ जाएगा T1 cos 36.9 डिग्री डिवाइड बाय T2 cos 53.1 डिग्री प्लस 1 इजकल टू यहां पे मिलेगा आपको 2/d। अब देखिए, यहां पे ये जो T1 अपॉन T2 है वो हमें मिल सकता है इक्वेशन 1 में से। अब देखिए, इस इक्वेशन 1 में से T1 अपॉन T2 इजकल टू साइन 53.1 डिवाइड बाय साइन 36.9 मिल जाता है, राइट। तो ये मैं यहां पे मेंशन कर लेता हूं। चलिए, फ्रॉम equation 1 we can write T1 upon T2 that will be equal to sine 53.1 degree divided by sine 36.1 degree. So now the above equation, इस इक्वेशन को मैं नंबर 4 दे देता हूं। तो अब हम लिखते हैं so now equation 4 can be written as this way: sine 53.1 divided by sine 36.9 degree into cos 36.9 degree divided by cos 53.1 degree plus 1 is equal to 2 upon d। अब यहां पे देखिए, ये जो cos 36.9 डिग्री है इसे आप साइन में कन्वर्ट कीजिए तो ये हो जाएगा साइन 53.1 डिग्री। यहां भी है साइन 53.1 डिग्री, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में ये जो cos 53.1 डिग्री है इसे साइन में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा साइन 36.9 डिग्री। यहां भी है साइन 36.9 डिग्री, यानी कि इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि साइन 53.1 डिग्री अपॉन साइन 36.9 डिग्री होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन डी। ठीक है, अब इसमें साइन 53.1 डिग्री और साइन 36.9 डिग्री का आंसर आपको लॉग टेबल में से मिलेगा और ये हो जाता है 0.7997 डिवाइड बाय 0.6004 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन डी। अब ये हो जाएगा इस तरह से 1.7742 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन डी। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो 2.7742 इज इक्वल टू
2 upon d, and then we can find out what is the actual value of d now, and that can be written as d is equal to 2 upon 2.7742, which gives d is equal to 0.7209, this much मीटर. आप इसे सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 72.1 सेंटीमीटर. राइट, तो ये हो जाता है आपका फाइनल आंसर. डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 72.1 सेंटीमीटर. याद रहे कि डिस्टेंस डी क्या है, रॉड के लेफ्ट वाले एंड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी का डिस्टेंस, दैट इज डी. डी इज इक्वल टू 72.1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर मैं यहां पे समाप्त करता हूं, और आज के इन न्यूमेरिकल्स के पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, सो हियर विथ अंशुन वल्दानिया इज साइनिंग ऑफ. टेक केयर.